हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले जितने टॉपिक्स हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स मेरे सामने आए हैं उन्हें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक डाउट था गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन को लेकर। तो मैंने ये तीनों प्रकार यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो कौन से तीन तरह के इन्फ्लेशन होते हैं? अल्प मुद्रास्फीति, जिसे कहते हैं लो इन्फ्लेशन। ये कौन सी मुद्रास्फीति होती है? जो बहुत धीमी गति से, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, जब चीज़ों के दाम बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, ठीक है, एक लंबे समय में, लंबी अवधि में धीमे धीमे बढ़ते हैं, तो उसे कहा जाता है लो इन्फ्लेशन, या फिर इसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, सरकने वाली मुद्रास्फीति। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 महीनों में जैसे 2.3% थी, तो 6 महीने बाद 2.6% हो गई मुद्रास्फीति। ठीक है, तो ये बहुत धीमे धीमे करके बढ़ती है, तो इसे कहा जाता है अल्प मुद्रास्फीति। फिर मुद्रास्फीति का दूसरा प्रकार है सरपट या फिर दौड़ती मुद्रास्फीति, जिसे कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और इसी के बारे में क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, दौड़ती मुद्रास्फीति ये उच्च मुद्रास्फीति होती है, मतलब दोहरी या तिहरी संख्याओं में ये बढ़ती है जब, ठीक है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। और तीसरा आ जाता है अति मुद्रास्फीति या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन कैसा होता है? जिसकी बढ़त बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ऐसी मुद्रास्फीति जब वस्तुओं के दाम बहुत ही, जैसे होते हैं ना, रातों रात एकदम से बढ़ गए, और थोड़े बहुत भी नहीं बढ़े, बहुत ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा भी नहीं, अरबों खरबों गुना ज़्यादा जब हो जाती है कीमतों में वृद्धि। और ऐसा देखने को भी मिला है 1920 के दशक में, जब पहला विश्व युद्ध था, उस टाइम पर जर्मनी का ये हाल हुआ था, जब 2 साल के अंदर जर्मनी में चीज़ों के दाम जो थे 36 अरब गुना ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं, 36 अरब गुना ज़्यादा। तो ये स्थिति बहुत ही कम, बहुत रेयर देखने को मिलती है, इसे कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। और जब होता है कि दोहरी संख्याओं में या तिहरी संख्याओं में देखने को मिले हमें मुद्रास्फीति, उसे कहते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, जैसे 20% बढ़ गई, 100% बढ़ गई, 200% बढ़ गई, तो ये होता है दोनों में फ़र्क। फिर नेक्स्ट है हेडलाइन मुद्रास्फीति। ये हमने जब क्वेश्चन किया था ना, मैं इसको एक्सप्लेन करना भूल गई थी, सोचकर मैं बैठी थी कि एक्सप्लेन करना है इसको, लेकिन भूल गई थी। और मैं कब से ये सोच रही थी कि किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया और क्यों नहीं पूछा अब तक। तो थैंक गॉड एक क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति का एक कच्चा आंकड़ा है, जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो हमने देखा था CPI के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, और इसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है। इसी के विपरीत एक होती है कोर मुद्रास्फीति। कोर इन्फ्लेशन ये क्या होता है? जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से समझें हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है, तो जब होता है ना कि किसी भी चीज़ का ऊपर ऊपर से एक आइडिया लगाना होता है, तो सारी चीज़ों के कीमतों को शामिल करके एक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, उसी को कहते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। और जब कोर मुद्रास्फीति निकालनी हो तो उसे कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो मेथड्स को लेकर था। तो अब देख लेते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं? तो ये 3 मेथड्स हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल उत्पाद और आय विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पाद विधि में क्या आएगा? वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो भी लागत लगती है, जो भी निवेश होता है, वो सब आ जाता है उत्पाद विधि के अंतर्गत। और आय विधि में आता है लोगों की आय, मजदूरी, पारिश्रमिक आय जो अलग अलग स्रोतों से होती है, वो आता है आय विधि के अंदर। तो इन दोनों मेथड से ही नेशनल इनकम को भारत में कैलकुलेट किया जाता है, व्यय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर था नेट नेशनल इनकम क्या होता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमने देखा था, इसमें से जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, या फिर एक दूसरा इसका फॉर्मूला है GNI में से डिप्रिसिएशन को कम कर देते हैं, तो इसे कहा जाता है नेट नेशनल इनकम। थोड़ा सा याद कीजिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद जो था, NDP था, उसमें से जब हम मूल्य कटौती को या डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, GDP में से जब मूल्य कटौती को घटा देते हैं, तो NDP आता है ना, शुद्ध घरेलू उत्पाद हमारे पास आता है। इसी तरह से जब हम GNI निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम निकालते हैं, तो उसमें से जब हम मूल्य कटौती को घटा देते हैं, तो उसको कहा जाता है नेट नेशनल इनकम। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक था और लास्ट था नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में आय की गणना 2 प्रकार से की जा सकती है, या तो साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर, और या फिर बाजार लागत या फिर मार्केट प्राइस पर।
ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है? साधन लागत, यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक प्रक्रिया के दौरान लगाता है। उत्पादक प्रक्रिया जो भी उत्पादन की करता है उसके दौरान जो भी लागत लगाता है, ठीक है, जैसे पूंजी की लागत लगाए, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली, तो ये जो निवेश किया गया है उसके हिसाब से जब भी आय की गणना की जाती है तो उसे कहा जाता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। और बाजार लागत मार्केट प्राइस पर कैसे होती है? वस्तु और सेवा की साधन लागत पर, ये जो साधन लागत है इस पर अप्रत्यक्ष कर जैसे कि सेनवेट है, केंद्रीय उत्पाद कर है, सीएसटी है, इन सबको जोड़ने के बाद निकाली जाती है। ठीक है, साधन लागत में जब टैक्सेस को जोड़ देते हैं, अप्रत्यक्ष करों को जोड़ देते हैं तो वो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। तो ये थे कुछ डाउट्स। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है भारत में बैंकों का इतिहास। तो हम आज की इस वीडियो में सिर्फ बैंकों के इतिहास के बारे में देखेंगे, किस तरह का इतिहास रहा है, कब कौन से बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, इसके अलावा बैंकों के बारे में कई सारी वीडियोस में कवर करेंगे, आरबीआई को अलग कवर करेंगे। तो यहाँ सिर्फ बैंकों के इतिहास के बारे में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में सबसे पहला बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला बैंक भारत में स्थापित किया गया था 1770 में। ठीक है, देखिए इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हर एक क्वेश्चन में, तो इसीलिए याद कीजिएगा इन सबको। एक्सप्लेन करने जैसा अभी कुछ नहीं है, आगे समझाने वाला भी आएंगे वीडियोस बैंकिंग में, पर आज की नहीं है। ठीक है, 1770 में स्थापित किए जाने वाले बैंक का नाम क्या था जिसे कलकत्ता में स्थापित किया गया था? तो कौन सा बैंक था जिसे सबसे पहले स्थापित किया गया था? ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। स्थापना कब की गई थी? 1770। भारत का पहला बैंक था। कहाँ पर स्थापना हुई थी? कलकत्ता में। 3 चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट है इसी के बारे में थोड़ा बताया गया है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान के सही प्रदर्शन न दिखाने के कारण इसे जल्दी समाप्त कर दिया गया। इसी कारण भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान को नहीं माना जाता है। ठीक है, आपको ये नाम बहुत कम सुनने को मिलेगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत की हिस्ट्री में, बैंकिंग हिस्ट्री में, क्योंकि इसे जल्दी ही समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इसे याद रख सकते हैं, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है सही अर्थों में भारत का पहला बैंक किस बैंक को माना जाता है? हमने देखा भारत का पहला बैंक तो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन क्योंकि वो जल्दी समाप्त कर दिया गया था इसे सही अर्थों में उसे पहला बैंक नहीं माना जाता। तो पहला बैंक किसे माना जाता है? तो ये बैंक है बैंक ऑफ बंगाल। हमारे यहाँ कौन था? ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे यहाँ पर, राइट। तो 3 जगह उन्होंने सबसे पहले अपना शासन स्थापित किया था, अपना साम्राज्य स्थापित किया था। वो कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, है ना। तो बैंक ऑफ बंगाल था जो सबसे पहले जिसकी स्थापना की गई थी सही अर्थों में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? अब इसका स्थापना वर्ष भी याद रखिएगा अच्छे से। ये की गई थी 1806 में। 1770 में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाया था, ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1806 में। भारत का दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? पहला बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1840 में। ठीक है, 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर है भारत का तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। इसकी स्थापना कब की गई थी? 3 जो इम्पोर्टेंट जगह, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, इन तीनों जगहों पर ही सबसे पहले बैंक स्थापित किए गए थे। 1806 बंगाल में, 1840 बॉम्बे में, 40 और 1843 बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय कर कौन से बैंक की स्थापना की गई? बाद में क्या हुआ, ये तीनों बैंक जो स्थापित किए गए थे इनका विलय कर दिया गया, एक में विलय कर दिया गया। और फिर कौन से बैंक की स्थापना की गई? तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों के विलय से बनाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इंपीरियल बैंक की स्थापना 3 बैंकों के विलय के द्वारा 1921 में की गई। याद रखिएगा कब की गई? 1921 में। इन सबको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। 1921 में की गई इंपीरियल बैंक की स्थापना। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत सरकार ने अपने अंडर में इसको कब लिया? राष्ट्रीयकरण इसका किस वर्ष किया गया? तो मैंने क्या कहा? भारत सरकार ने। तो आज़ादी के बाद ही इसका मतलब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया होगा। तो ये है 1955। ठीक है, कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया? 1955 में। भारत सरकार द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद इसे किस नाम से जाना गया? जब 1955 में राष्ट्रीयकरण कर लिया गया तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया और तब इसे जाना गया SBI के नाम से।
ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। लेकिन यह नया नहीं था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम एसबीआई कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से। फिर आते हैं, देखिए यहाँ तो हम पहुँच गए 1955 पर, ठीक है, लेकिन हम क्योंकि वो पूरा पढ़ रहे थे ना टाइमलाइन उसका। अब आते हैं तीसरा बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ मद्रास, है ना। स्थापना कब की गई थी, 1843 में। तो 1843 के बाद जो चौथा बैंक स्थापित किया गया था 1865 में किया गया था। और कौन सा बैंक स्थापित किया गया था, तो ये था इलाहाबाद बैंक, ठीक है, इलाहाबाद बैंक 1865 में। अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा पहला बैंक कौन सा है जिसमें पहली बार भारतीयों को भी प्रबंधन में शामिल किया गया था। अब तक हमने जो देखे ना, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन सभी में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन भारत का पहला ऐसा बैंक, और यहाँ तक इलाहाबाद जो बैंक स्थापित किया गया था उसमें भी भारतीय प्रबंधन में शामिल नहीं थे, ठीक है, क्योंकि देखिए स्थापना कब हुई थी, 1865 में। इस समय ब्रिटिश रूल था, है ना, तो भारतीयों को नहीं शामिल किया गया था। ऐसा पहला बैंक जिसमें भारतीयों को प्रबंधन में शामिल किया गया था। भारत मालिक नहीं थे, प्रबंधन में सिर्फ कुछ भारतीय शामिल थे इसमें, ठीक है। और ये बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, याद रखिएगा, अवध कमर्शियल बैंक। फिर है नेक्स्ट, वह पहला बैंक कौन सा है जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। ऐसा पहला बैंक जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित, अवध कमर्शियल बैंक, वो उसमें भारतीय प्रबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं, मैंने बताया कुछ भारतीय शामिल किए गए थे, है ना। फिर पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, PNB, ठीक है। ये ऐसा पहला बैंक था जो पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा प्रबंधित था। फिर है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी 1895 में, 1895 में। वह पहला बैंक कौन सा है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन पूर्ण रूप से भारतीयों के पास था। पंजाब नेशनल बैंक, उसका पूर्ण प्रबंधन था भारतीयों के पास, स्वामित्व नहीं था, ठीक है। अब पूछा गया है ऐसा बैंक जिसका स्वामित्व और प्रबंधन पूरी तरह से भारतीयों के ही पास था, तो ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्वामित्व और प्रबंधन पूरी तरह से भारतीयों के पास था, ये ऐसा पहला बैंक था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष क्या है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1911 में, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता, तो आंसर होगा ए, फिरोज शाह मेहता। और ये याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक था जिसका प्रबंधन और स्वामित्व पूरी तरह से भारतीयों के पास था, और इसके पहले अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो आरबीआई एक्ट ये पारित किया गया था 1934 में, 1934 में। इसी आरबीआई एक्ट के ज़रिए आरबीआई की स्थापना की गई थी ना, तो वही क्वेश्चन है, आरबीआई का स्थापना वर्ष क्या है, कब स्थापना की गई थी। 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया, ठीक है, और स्थापना कब की गई थी आरबीआई की, तो याद रखिएगा डेट भी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1934 में एक्ट लाया गया और 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, 1949 को, और डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल को स्थापना, 1 जनवरी को राष्ट्रीयकरण। बैंकों के विनियमन के उद्देश्य से बैंकिंग अधिनियम कब लाया गया। बैंकिंग अधिनियम ये कब लेकर आया गया, तो ये था मार्च 1949 में, ठीक है, मार्च 1949 में। वर्ष 1964 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1964 में सबसे पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था एक साथ कई सारे बैंक्स का, और ये बैंक थे 14 बैंक, ठीक है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1964 में। हाल ही में किस वर्ष एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय किया गया। तो अभी हाल ही में 2017 में एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक थे जिन्हें एसबीआई में विलय कर दिया गया था, ठीक है। 2018 में किन 3 बैंकों का विलय किया गया, तो बहुत न्यूज़ में रहा था ये। 2018 में ये 3 बैंकों का विलय किया गया था, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इन तीनों को मिलाकर बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से अब इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो देना, विजया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका विलय कर दिया गया था। कब, 2018 में। और हाल ही में 2019 में 10 बड़े बैंकों का विलय करके कितने बैंकों की स्थापना की गई। तो 10 बड़े बैंकों का विलय करके कुल 4 बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है। आपने करंट अफेयर में भी इसको पढ़ा होगा,
10 बड़े बैंकों का विलय करके कुल 4 बैंक में उन्हें बदल दिया गया। 4 बैंकों की स्थापना की गई। कौन कौन से बैंक हैं वो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, इन तीनों को मिलाकर एक बैंक कर दिया। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन्हें एक ही में मिला दिया गया। और इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक को मिलाकर एक कर दिया गया। तो इस तरह से 10 बड़े बैंक थे जिन्हें 4 बैंकों में परिवर्तित कर दिया गया। अब इस विलय के बाद वर्तमान में भारत में कुल 12 सरकारी बैंक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 12 सरकारी बैंक हैं आज भारत में। फिर अब ये देख लेते हैं, शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं हमने जो भी क्वेश्चन देखे। तो सबसे पहले 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई, कहाँ, कलकत्ता में। फिर 1806 बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास। फिर 1921 में 1921 में तीनों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया। और 1955 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। ठीक है, फिर आते हैं 1843 बैंक ऑफ मद्रास थाना। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना, 1881 अवध कमर्शियल बैंक, ये ऐसा पहला बैंक था जिसने भारतीयों को प्रबंधन में शामिल किया गया। फिर 1895 पंजाब नेशनल बैंक PNB की स्थापना की गई और ये पहला पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक था। इसके बाद 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसा पहला बैंक था जिसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों भारतीयों के पास था। 1934 में RBI एक्ट लाया गया। 1 अप्रैल 1935 RBI की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। मार्च 1949 बैंकिंग अधिनियम लेकर आया गया। 1969 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली बार था जब इतने बड़े लेवल पर राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का। 2017 में SBI के 5 सहयोगियों का विलय SBI में किया गया। 2018 देना, विजया और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किया गया। और अभी 2019 में 10 बड़े बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया गया। तो इस तरह से पूरा शॉर्ट में रिवीजन भी हो गया। और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर PDF प्रोवाइड करी दी जाती है, उससे रिवाइज कर सकते हैं। और या फिर आप लिख भी सकते हैं। सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखनी है आपको, कुछ समझाने वाली चीज़ इसमें नहीं थी। लेकिन याद रखिएगा बैंकिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ पहला लेक्चर था जिसमें हमने इतिहास देखा है। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है बैंकिंग में, तो हम आगे की वीडियोस में उसको भी कवर करेंगे। फ़िलहाल यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।